स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं कार्यपत्रक 65 जो कि है 9th क्लास के सब्जेक्ट SST का यानी कि सामाजिक विज्ञान का। ये कार्यपत्रक 15/12/2020 का है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति के पुनरावृत्ति का भाग 3। इससे दो पहले हम इस चैप्टर के रिवीजन करवा चुके हैं, अभी हमारा थर्ड है। तो इस कार्यपत्रक में आपको दिए हैं 4 अनुच्छेद और चारों अनुच्छेद के हैं 4-4 प्रश्न और इसके आंसर यानी कि हर एक अनुच्छेद के जो प्रश्न है उसके जो आंसर है, उसके जो उत्तर हैं वो आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 1, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। कहाँ की बात हो रही है? फ्रांस की। फ्रांस में 90% किसान थे, किंतु वो किसानों की खुद की जमीन नहीं थी। बहुत कम किसान थे जिनके पास खुद की जमीनें थी। लगभग 60% जमीनों पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर लोगों का दबदबा था। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मजात प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। प्रथम दो स्टेट थे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। इन दोनों के ही पास विशेषाधिकार ये थे कि इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं जो पादरी वर्ग था उसको टैक्स मिलता था, यानी कि जो थर्ड स्टेट था वो दो प्रकार के टैक्स देता था, एक राज्य को यानी कि उस समय की सरकार को और दूसरा पादरियों को यानी कि प्रथम स्टेट को। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वे किसानों से सामंती कर वसूल किया करते थे। इसके अलावा अपने घरों के कार्य कराना, सैन्य सेवाएं कराना और सड़कों का निर्माण कराना। तो ये सारी व्यवस्था थी उस समय पर जो कि फ्रांस में पाई जाती थी। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारी जो फ्रांस था उस समय पे वो 3 स्टेट में डिवाइड था। प्रथम स्टेट था पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट था कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। तो ये स्टेट व्यवस्था थी जहां पे दो स्टेट यानी कि प्रथम एवं द्वितीय के पास थी स्पेशल पावर्स। वहीं जो हमारा थर्ड स्टेट था उसके साथ भेदभाव किया जाता था और उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो अनुच्छेद में दिए गए हैं 4 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? पहली लाइन में लिखा हुआ है 90%। प्रश्न दूसरा, किन वर्गों को जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे? प्रथम एवं द्वितीय यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे? लास्ट लाइन है पैराग्राफ की, घरों और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग करना। वहीं चौथा प्रश्न है, प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार कौन से थे? सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या था कि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। अब हमारा दूसरा अनुच्छेद, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। देखो, फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने पूरे यूरोप की व्यवस्था को बदल दिया। फ्रांस से शुरुआत होकर पूरे यूरोप में ये व्यवस्था फैली और सामंती व्यवस्था का नाश किया गया। लोगों के अंदर अपने अधिकारों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति इतनी जागरूकता आई कि उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक उनको अपने अधिकार प्राप्त नहीं हो गए। तो दूसरा पैराग्राफ इसी से संबंधित है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत रहे। 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहां की सामंती व्यवस्था नाश हुई यानी कि उनका समाप्ति हुई। औपनिवेशिक समाजों ने संपूर्ण संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। जो दासता थी, जो समस्याएं थी वो समाप्त हुई और फ्रांस में एक ऐसी सरकार हुई जो जनता की सरकार थी और जनता के लिए कार्य कर रही थी। आइए जानते हैं अनुच्छेद 2 के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या थी? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। सबसे बड़ी इनकी जो महत्वपूर्णता थी कि लोगों ने स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के लिए अपने विचार व्यक्त किए और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण बना? तो भाई
कोई व्यवस्था अगर समाप्त हो रही है तो इसके लिए कोई नई व्यवस्था लाई गई होगी, तो वह नई व्यवस्था क्या थी? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार के विचार। इसका भी आंसर सेम ही है कि जो लोकतंत्र था, लोगों के अंदर अपने आप को आजाद कराने की जो चाह थी वो जागृत हुई और यही कारण था कि सामंती व्यवस्था समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया? मैंने आपको पहले ही बोला, यूरोप ही वो कारण बना, फ्रांस ही वो कारण बना जिसके कारण पूरे यूरोप में आजादी की लहर दौड़ी। तो संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के कारण यूरोप की सामंती प्रथा समाप्त हुई और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जो कि समानता पर आधारित था, जनता के लिए बना था और जनता को अधिकारों को कैसे प्राप्त किया जाए, जनता के लिए कैसे कार्य किया जाए, उस पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार समाप्त किया? फ्रांस में दास प्रथा बहुत ज्यादा चलती थी, यानी कि लोगों को खरीदना और बेचना, और ये पूरे यूरोप में फैली हुई थी। एक जगह से दूसरी जगह दासों को खरीदा और बेचा जाता था। तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण, क्योंकि स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की बात हो रही थी, आजादी, समानता जैसे अधिकारों की बात हो रही थी, तो ये बहुत बड़ा कारण बना दास प्रथा को समाप्त करने के लिए, जिसके कारण उन लोगों को भी अपने जीवन को जीने का मौका मिला जो दास की जिंदगी जी रहे थे, जो नौकरों की, एक बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहे थे, उन्हें भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नाउ अनुच्छेद 3 यानी कि तीसरा अनुच्छेद, महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल, जो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, अंत में जब सरकार बनी, एक ऐसी सरकार जिससे ये सोचा जा रहा था कि वो सभी को समान रखेंगी, वहां पे महिलाओं को पूर्णतः निकाल दिया गया, हटा दिया गया, उनको निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया। निष्क्रिय नागरिक होता क्या है अभी हम पढ़ेंगे, पहले इस पैराग्राफ को पूरा कर लेते हैं। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। जैसे ही 1791 के संविधान में उनको नेग्लेक्ट किया गया, उनको पूर्णतः अलग कर दिया गया, तो उन्होंने अपनी डिमांड करना शुरू कर दी गई कि हमें भी अधिकार है, हमें भी चाहत है कि हम सरकार बनाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो महिलाओं को सरकार में प्रतिनिधित्व मिल सकता है तो उनकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आ सकता है। देखो, ये 1791 को थोड़ा सा बताता हुआ हमारा जो पिक्चर है। 1791 में दो प्रकार के नागरिक सामने आए, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। सबसे पहले जान लेते हैं हुआ क्या। जहां सारी शक्तियां सम्राट के पास थी, अब वो विभाजित हो गई मंत्रियों में। मंत्री चुनेगा कौन? मंत्री को चुनेंगे ये सक्रिय नागरिक। इनमें से सिलेक्ट होंगे 50,000 पुरुष। पुरुष शब्द आप जरूर ध्यान से पढ़िए, पुरुष। और ये पुरुष, इन 50,000 पुरुषों में से 745 सदस्य चुने जाएंगे नेशनल असेंबली के, और इन 745 में से कुछ लोग आएंगे जो कि मंत्री बनेंगे। वहीं पे जनता के वोट द्वारा एक न्यायाधीश भी सिलेक्ट किया जाएगा। देखो, परिवर्तन काफी आए हैं। जहां सिर्फ एक राजा के पास शक्ति थी, अब वो विभाजित होकर मंत्री और बाकी चीजों में भी डिवाइड हो गई। न्यायाधीश के पास चली गई और कुछ नेशनल असेंबली के पास चली गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आई? सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक की। नागरिकों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। सक्रिय नागरिक कौन थे? जिनकी संख्या सिर्फ 2.1 करोड़ की जनसंख्या में से 40 लाख थी। वहीं निष्क्रिय नागरिक कौन थे? जिनकी संख्या 30 लाख थी, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे और 25 वर्ष के कम उम्र के व्यक्ति शामिल थे, जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अब यहाँ पे कौन से पुरुषों की बात हो रही है? तो सक्रिय नागरिक बना कौन? 25 साल के ऊपर का पुरुष, यानी कि मेल। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई है, महिला चाहे वो 25 वर्ष से छोटी हो या बड़ी हो, या अमीर हो या गरीब हो, उसको नहीं मिला अधिकार सरकार बनाने का। दूसरा, 25 वर्ष से मेल में भी वही जो 3 दिन की आय एक टैक्स के रूप में देता हो, कर के रूप में देता हो, उसी को सक्रिय नागरिक बनाया गया। तो सक्रिय नागरिक का फॉर्मूला क्या हुआ? 25 वर्ष से बड़ा वो पुरुष जो अपनी 3 दिन की आय कर के रूप में देता हो, उसको ही सक्रिय नागरिक बनाया गया, उसको ही सरकार चुनने का अधिकार दिया गया। संविधान तो बना, थोड़ा सा परिवर्तन भी आया, पर वो नहीं बना जो जनता की
चाहत थी, जनता जो बनाना चाहती थी, जो इच्छा थी, इसने कहीं ना कहीं समाज को और तोड़ दिया। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा सामने आया जिन्होंने विरोध किया, और उन्हीं तबकों में से एक ग्रुप था महिलाओं का। तो इसके जो अनुच्छेद 3 के जो हमारे प्रश्न है, सबसे पहला, 1791 में संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें दिया गया? तो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक बनाया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महिलाओं ने क्या मांग रखी थी? महिलाओं ने अपने मताधिकार, असेंबली में चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी थी कि हमें भी मौका मिले कि हम सरकार में हिस्सा बन सके, सरकार को बना सके और उसके नियम, कायदे और निर्णयों में भागीदारी ले सके। क्वेश्चन नंबर 3, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी थी? वो इसलिए रखी थी कि यदि उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे तो वह सरकार महिलाओं के हितों के लिए कार्य करेगी, क्योंकि महिलाएं ही जब सरकार चुनेंगी या सरकार का हिस्सा बनेंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से जान सकती हैं कि महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और वो उसका सोल्यूशन, उसका निचोड़ ज़रूर निकालेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आएगा? सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाएंगे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तीनों क्षेत्रों में ही महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और वो भी समानता के दायरे में आ सकेंगी। अनुच्छेद 4 और आखिरी हमारा प्रश्न, तीसरे स्टेट में सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तो मैंने आपको बता दिया, तीसरे स्टेट में ऐसे नहीं सारे गरीब भी थे, अमीर भी थे, ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मदा विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। तो जैसे ही लोगों ने पढ़ा लिखा, लोगों को समाज के बारे में पता चला, तो तीसरे स्टेट के वो लोग जो पढ़े लिखे थे, जिनको अधिकारों की समझ थी, उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि जन्म लेने से आपके पास अधिकार नहीं आ जाते। जन्म लेने से राजा का बेटा राजा नहीं बन जाता है। राजा तभी बनता है जब उसके पास वो गुण होने चाहिए। एक गरीब का बच्चा भी राजा बन सकता है अगर वो प्रतिभाशाली है, अगर उसके पास स्किल्स है, कौशल है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने हैसियत के आधार पर योग्यता को खत्म किया और बोला सामाजिक हैसियत होनी चाहिए कि अगर व्यक्ति के पास कौशल है, स्किल है, अगर उसके पास नॉलेज है तो उसको पद मिलना चाहिए, वरना नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो राजा का ही बेटा क्यों ना हो। तो इसका सबसे पहला अनुच्छेद 4 का पहला प्रश्न है, तीसरे स्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। सभी प्रकार के लोग थे। ये अमीर थे तो ये गरीब थे, लेकिन थे ये सारे के सारे तीसरे स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 2, क्या अमीर पादरी तीसरे स्टेट के सदस्य थे? नहीं, वह प्रथम स्टेट के थे। अमीर पादरी हो या गरीब पादरी हो, वो सारे के सारे प्रथम स्टेट में आते थे। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे स्टेट के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था? उनका मानना था कि समाज में किसी को भी जन्म के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आपके पास क्षमता है, कौशल है, तो आपको अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार मतलब एक पदवी, राजा की पदवी या मंत्री की पदवी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप राजा के बेटे हो या मंत्री के बेटे हो तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि आपको विशेषाधिकार मिलेंगे। प्रश्न चौथा, तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? सामाजिक हैसियत का आधार होना चाहिए योग्यता, यानी कि स्किल्स। अगर हमारे पास स्किल्स है तो अगर हमारे पास कौशल है तो हमारा विकास होगा और हम समाज का भी विकास करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है और हमें कोई एक अच्छे पद पे बिठा दिया जाता है तो हम अपना तो बेकार करेंगे बल्कि उस समाज के लिए भी हम कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। 9th क्लास होती, आज की वर्कशीट होती है आपकी पूरी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।